नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अक्सर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, और जो लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, वो उदाहरण देते हैं कि जब तबरेज अंसारी की हत्या होती है तब नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दुख होता है। जब शबाना आजमी की थोड़ी सी कार एक्सीडेंट में दुर्घटना होती है तो मोदी जी को बड़ा दुख होता है, ट्वीट करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, परंतु गौ रक्षकों की हत्या पे कुछ नहीं बोलते हैं, हिंदुओं की हत्या पे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, वो मोदी जी को डिफेंड करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स है, मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि जो मोदी जी के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वो भी मोदी जी की आलोचना करने लगे। आज सुबह सुबह भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ रोहिंग्या हैं दिल्ली में जिनको बसाया जाएगा, EWS फ्लैट्स में उनको बसाया जाएगा, उनको सारी फैसिलिटी दी जाएगी, 3 टाइम का भोजन दिया जाएगा, टीवी भी उनके घर में रहेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन भी रहेगा। हम पढ़ देते हैं ट्वीट क्या था। ट्वीट आप एक बार देख लीजिए। हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है, इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रिफ्यूजी इन द कंट्री। In a landmark decision, all Rohingya #refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwal area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock Delhi police protection। ये इनका ट्वीट है। और उसी में थ्रेड में दूसरा ट्वीट है, Those who made a career out of spreading canards on India's refugee policy deliberately linking it to CAA will be disappointed. India respects and follows UN Refugee Convention 1951 and provides refugee to all regardless of their race, religion और creed। तो ये ट्वीट किया है हरदीप सिंह पुरी ने। EWS फ्लैट्स की बात की, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को फ्लैट दिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर इंदिरा आवास योजना पे जो बना के दिए जाते हैं, ये वो फ्लैट्स हैं। उसके कुछ ही देर बाद ट्विटर पे ऐसा आउटरेज होता है, जो मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं वो भी इसका विरोध करते हैं। उसके कुछ ही घंटे बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अमित शाह जी के अंडर में है, उनका एक करेक्शन आता है। वो लोग एक प्रेस रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज ही के दिन 3:16 पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रेस रिलीज आता है। उसमें ये लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़ रिपोर्ट इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मीडिया regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs has not given any direction to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakarwala and New Delhi. Government of Delhi proposed to shift the Rohingyas to a new location. MHA has directed the government of Delhi to ensure that Rohingya illegal foreigners will continue at present location at Kanchan Kunj, Madanpur Khadar, as MHA has already taken up the matter of deportation of illegal foreigners with the concerned country through the Ministry of External Affairs. Illegal foreigners are to be kept in detention center till their deportation as per law. The government of Delhi has not declared the present location as a detention center. They have been directed to do so the same immediately. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उसने सारा जो दोष है वो दिल्ली सरकार पे डाल दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि रोहिंग्यास को नए लोकेशन पे शिफ्ट किया जाए, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो ये कह रही है कि उन्होंने दिल्ली सरकार से बोला है कि रोहिंग्या जो कि इलीगल विदेशी हैं वो उसी जगह पे रहेंगे जो कि प्रेजेंट लोकेशन है, जो कि कंचन कुंज मदनपुर खादर है, वो वहीं पे रहेंगे। क्योंकि जो उनके डिपोर्टेशन का मैटर है ऑलरेडी कंसर्न्ड कंट्री से बात चल रही है, मतलब यहाँ पे म्यांमार से बात चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, तो उनको उसी जगह पे रखना जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी कह रहा है कि अभी वो जहाँ पे रह रहे हैं उसको डिटेंशन सेंटर की तरह से ट्रीट किया जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि डिपोर्टेशन तक वो डिटेंशन सेंटर पे रहने चाहिए, और ये जो जगह है उसको दिल्ली सरकार जो है इमीडिएटली डिटेंशन सेंटर के रूप में डिक्लेयर करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह का ये स्टेटस है और हरदीप सिंह पुरी का ये स्टेटस है, उनका ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो बिना सरकार के
मतलब बिना ऊपर के जो भी उनके ऑर्डर्स हैं मोदी सरकार से या अमित शाह से, बिना उनके ऑर्डर के, बिना उनके सहमति की इस तरह से कुछ भी कह नहीं सकते। और ऐसे भोले भाले इंसान तो है नहीं हरदीप सिंह पुरी, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं, IFS रह चुके हैं, फिर 19 मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स हैं, एविएशन मिनिस्टर भी थे। तो उनका कुछ कहना एक तरह से संदेह उत्पन्न करता है कि भारत सरकार जो है या मोदी जी की जो सरकार है कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कर रही है वोटों के तुष्टिकरण में, जो कि बहुत ही गलत है यदि ऐसा कुछ होता है। और अभी भी हरदीप सिंह पुरी का जो ट्वीट है वो उसी जगह पे है, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि MHA कुछ कह रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स कुछ कह रहा है। मान लीजिए कि यदि दिल्ली सरकार बोलती भी है कि शिफ्ट कर दिया जाए लोकेशन को, तो हरदीप सिंह पुरी का इस तरह से ट्वीट करना कि इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रिफ्यूजी इन द कंट्री इन अ लैंड, फिर इन अ लैंडमार्क डिसीजन, मतलब ये लैंडमार्क डिसीजन बता रहे हैं, मतलब बहुत ही खुशी से इस डिसीजन को बता रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक गुस्सा पैदा करती है, एक आक्रोश पैदा करती है बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनमें, और जो लोग मानते हैं कि रोहिंग्या ऑलरेडी मतलब कि सिक्योरिटी कंसर्न है किसी भी देश के लिए, भारत के लिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात उसमें ये रही कि हरदीप सिंह पुरी ने इसको CAA और यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है 1951 उनसे जोड़ा है, जबकि भारत जो है UN रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सिग्नेटरी नहीं है, भारत ने उसको साइन नहीं किया है, तो भारत बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए, और उससे जोड़ना ये गलत है। और दूसरी बात कि CAA से जोड़ा गया है, जो नागरिकता संशोधन कानून है, उससे भी जोड़ा गया है कि जो लोग बात करते हैं कि हम रेफ्यूजी को नहीं लेते हैं, CAA की बात उठाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार इस पर काफ़ी डिफेंसिव है, क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या अब बिल बन चुका है, तो उसको डिफेंड करने के लिए हमें मंकी बैलेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमने उनको दिया है तो इनको भी दे सकते हैं। वो तो अपने आप में स्टैंड कर सकता है, उतना उसकी क्षमता है कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कि इतना कि अपने आप पे वो स्टैंड कर सकता है कि सीधा सीधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात है, उनको नागरिकता दी जाएगी इसके तहत। उसके लिए रोहिंग्याओं को नागरिकता देने की या उनको बसाने की क्या आवश्यकता है, या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की क्या आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं एक बीमारी रही है भारत की सरकार में, इस सरकार में विशेष करके ये मंकी बैलेंसिंग करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे राम मंदिर अयोध्या का जब निर्णय आया तो उसने भी मंकी बैलेंसिंग किया कि भाई माना कि वहाँ पे राम जन्म स्थान था, राम जी का मंदिर था और मुस्लिम पक्ष गलत था, लेकिन फिर भी उनको 5 एकड़ भूमि दी। उसी तरह ये जो ज्ञानवापी वाला विवाद चल रहा है, इसमें भी सुनने में आता था कि उनको किसी दूसरे स्थान पे बेनियाबाग में मस्जिद देने की बात हो रही है, उनको ज़मीन देने की बात हो रही है कि वहाँ पे मस्जिद बना ले। तो ये जो मंकी बैलेंसिंग है, योगी जी भी जब कुछ मज़ारे वगैरह, इलीगल मज़ार्स वगैरह को तोड़े तो पहले मंदिर से शुरुआत की, पहले मंदिर तोड़े गए, उसके बाद लाउड स्पीकर जो उत्तर प्रदेश में हटाए गए, जो 5 टाइम अजान होती है, तो योगी जी ने पहले जो है मंदिरों पे लाउड स्पीकर हटाए। क्योंकि जब ये हुआ ना कि महाराष्ट्र में भी होने लगा कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस पर रोक लगा रही है, तो यूपी में भी, बनारस में भी होना शुरू हुआ। तो ये हुआ कि नहीं कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा, सब पे प्रतिबंध लगेगा। तो मंदिरों पे तो उतर गए, कुछ मस्जिदों पे तो अभी भी हैं, चलते हैं। तो ये मंकी बैलेंसिंग करने की जो आदत है वो बहुत ख़राब है। और जो सर्टिफिकेशन की लगातार आस रहती है इस गवर्नमेंट को कि हमें भाई जो लेफ्ट लिबरल है, जो गद्दार गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उससे सर्टिफिकेशन चाहिए, ये बहुत ही गलत है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जैसे हेमंत बिश्व शर्मा करते हैं, मदरसे यदि गलत कर रहे हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, कार्रवाई करते हैं। उसके लिए वो किसी मंदिर पे कार्रवाई नहीं करते हैं। तो स्ट्रेट एंड सिंपल इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई हैं। अब आते हैं कि इससे खुश कौन हुआ है। बहुत सारे लोग इससे खुश भी हुए हैं। जब हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया तो उसके कुछ ही देर बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं इस पर खुशी प्रदर्शन करने लगे और वो बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले आती सहला राशिद का नाम है। उनका है कि उनका कहना है वेलकम डिसीजन
नो ह्यूमन इज़ इलीगल। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य इलीगल नहीं है, मतलब उनके अनुसार जो भी भारत में आ जाए, इलीगली आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसको सबको जो है 24 घंटे बिजली दी जाए, टीवी दिया जाए, 3 टाइम का भोजन दिया जाए और पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए, जैसा कि हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था कि वो देने वाले हैं। तो इनके हिसाब से तो देश में जो है धर्मशाला बना लिया जाए और जो भी आए भेड़ बकरी सबको बसाओ, जबकि सीएए का यही लोग विरोध करते थे। गार्गी रावत एनडीटीवी की न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, एडिटर वगैरह हैं, इनका कहना है दिस इज़ अ वेलकम मूव एंड इट्स ट्रू, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन जनरस टू दोज हु हैव सॉट रेफ्यूजी इन द पास्ट। मतलब वो भी कह रहे हैं कि वेलकम मूव है। रोहिणी सिंह 2 BHK फ्लैट वाली, जो कि अखिलेश यादव ने जिनको 2 BHK फ्लैट दिया था अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और ये बात है 2017 की। उनका कहना है कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, रोहिंग्याज आर एमंग द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ इन द वर्ल्ड। इनका कहना है कि विश्व में सबसे अधिक जो परसिक्यूटेड कोई माइनॉरिटी है तो वो है रोहिंग्या। इनको पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदू, सिख या अन्य माइनॉरिटीज़ नहीं दिखते हैं। दिलीप चेरियान हैं, ये CPIM कुछ वामपंथी हैं, इनका कहना बिग सक्सेस हरदीप सिंह पुरी ऑन द रिफ्यूजी वेलकम फिलोसफी, हाउसिंग देम इज़ अ कम्फर्टिंग मूव। तो ये जो है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो इससे बड़ा प्रसन्न है, और लेकिन जो बीजेपी के कोर सपोर्टर हैं उन्होंने इसका विरोध किया, तब जाके अमित शाह को इसको वापस लेना पड़ा और इस तरह से प्रेस रिलीज़ करना पड़ा, नहीं तो इसका जो है बहुत ही बुरा असर पड़ता। और कोई भी बीजेपी का कोर सपोर्टर है या बीजेपी के हार्डकोर अंधभक्त भी आप कह लीजिए, वो भी इस चीज़ को मानेगा नहीं। अच्छा, अब होना क्या चाहिए? बीजेपी के जितने भी नेता हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं कई सारे, उन्होंने इसका समर्थन भी किया। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि देश में बहुत सारे रोहिंग्याज हैं जो कि कहीं भी बसे हुए हैं, उनका कोई ट्रैकिंग नहीं है, वो कहीं भी जाके बसते हैं, उनको IDs, आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सब बनवा लेते हैं। तो ये जो उनको एक हाउस में रखेंगे, एक डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, तो उससे ये होगा, और पुलिस प्रोटेक्शन भी इनको देंगे, तो इनको जो है 24 घंटे सर्विलांस होता रहेगा। ये कहीं भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, डाटा होगा। क्योंकि हरियाणा में एक मानेसर में घटना हुई थी कि वहाँ भी इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हुए थे, तो उसके बाद उसका विरोध हुआ। जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने विरोध किया और उसको मतलब बवाल किया। तो उसके बाद रातों रात जो है पूरी रोहिंग्या बस्ती वहाँ से गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं जाके तो बसे ही होंगे। तो वही बात जो बीजेपी के अभी भी सपोर्टर्स थे इस मामले में, उनका भी कहना है कि एक तरह से सर्विलांस होगा। तो अब इससे सर्विलांस क्या होगा, कैसे सर्विलांस होगा? क्योंकि इस तरह से आप यदि उनको 24 घंटे सब कुछ दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, तो कई सारे हिंदी रिफ्यूजीज़ हैं जो कि अभी भी दिल्ली में यमुना के नदी के किनारे जो तट है, एक तरह से सीवर के बगल में रह रहे हैं, मजनू का टीला है वहाँ पे रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड नहीं है, उनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है। तो उनके लिए पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि रोहिंग्याओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आपने यहाँ कर दिया, उसके बाद अन्य रोहिंग्याओं के लिए भी यही डिमांड उठेगी कि उनको भी इस तरह से एक घर ही दे दिया जाए, 24 घंटे बिजली दी जाए, टीवी दी जाए, 3 टाइम का भोजन दिया जाए। तो सब इस तरह से डिमांड करेंगे, तो फिर एक तरह से अच्छा डिमांड होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग बस जाएंगे। यदि इनको समय पे बाहर नहीं किया गया, समय पे डिपोर्ट नहीं किया गया, तो ये लोग बस जाएंगे। फिर बच्चे भी तो लोग पैदा करेंगे। अभी ये जो है लगभग 1100 रोहिंग्या थे, फिर ये लोग बच्चे पैदा करेंगे। उसमें मान लीजिए 300-400 लोग भी बच्चे पैदा करने की स्थिति में हैं। तो वो लोग बच्चे पैदा करेंगे तो 200-300 हर साल करेंगे ही करेंगे। तो ये लोग 10 साल 5 साल इस तरह से बसते बसते फिर उनको हटाना कठिन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आधार कार्ड वगैरह धीरे धीरे बनवा ही लेंगे। तो ये एक तरह से ब्लाइंड स्टेप है। और ये तो सरकार को देखना है ना कि उनको कैसे डिपोर्ट करना है। जो बीजेपी के समर्थक वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, इसलिए हम इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अमित शाह बोल रहे हैं कि हम प्रोसेस में हैं, बातचीत चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, जम्मू कश्मीर में कुछ रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जाना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ड्यू प्रोसेस के साथ डिपोर्ट किया जाए, ऐसे ही डिपोर्ट नहीं किया जाए। ड्यू प्रोसेस मतलब एक जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाए। मतलब जो लिखा पढ़ी होता है, म्यांमार जो देश है वो उनको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये हमारे नागरिक हैं,
तब इनको डिपोर्ट किया जाए, ऐसे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाया है इस मामले में, क्योंकि जब भारत सरकार उनको डिपोर्ट कर रही है और म्यांमार की सरकार को डिपोर्ट कर रही है, तो कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा। ऐसे तो नहीं कि बॉर्डर पे ले जाके फेंक देंगे, और फेंक भी देंगे तो वो वहाँ जाएंगे, उनका सिर दर्द है, वो देखेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि म्यांमार की सरकार ऑफिशियली कहे कि हमारे नागरिक हैं, भारत सरकार ऑफिशियली उनको सौंपे, उनको नागरिक का दर्जा मिले, ये लोग ऐसे ना रह जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का इलीगल बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए इस तरह से चिंताजनक होना देश के लिए चिंता की बात है। इतनी चिंता अवैध घुसपैठियों के लिए नहीं करनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और देश की जो अन्य अदालतें हैं वो कर रहे हैं। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का भी 5 अगस्त का ही एक निर्णय था, कुछ 4 रोहिंग्या महिलाएं थी, उनको डिपोर्ट किया जाना था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था कि अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब सुनवाई का क्या हुआ पता नहीं। तो अब ये सरकार को देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, ये लोग तो रोक लगाते रहेंगे, इनका तो यही काम है, ये लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आप सभी जानते हैं किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है कि नुपुर शर्मा जो है सिंगल हैंडेडली दोषी है देश में जो कुछ भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये स्थिति है। आजकल 1-2 और निर्णय आए हैं। एक मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है, पति पत्नी के बीच में विवाद था और वो लोग कोर्ट में गए थे, तो मद्रास हाई कोर्ट की जो जज साहिबा थी, उनका कहना था कि यदि पति जो है घर में डर का माहौल बना रहा है, पत्नी जो है पति को देख के डर जा रही है, तो पति को घर से बाहर निकाल देना चाहिए और पति को जो है 2 हफ्ते का समय दी है अपने लिए, कोई घर है तो वहाँ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते में ढूंढ ले। और पत्नी जो है वो अधिवक्ता है, वकील है। तब सोचिए, जिस पति ने घर बनाया, जो सब कुछ किया, उसकी पत्नी को उससे समस्या है, तो पति को ही घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। पत्नी को नहीं कुछ कह रहे हैं। पत्नी कह रही कि हमको डर लगता है, हमको ये मना करते हैं कि भाई तुम अधिवक्ता का काम मत करो, घर का काम संभालो। तो पत्नी को भी तो कह सकते थे ना, पत्नी भी तो अधिवक्ता है, कुछ तो कमाई रही होगी, पति के साथ नहीं पट रही तो दूसरा घर ले ले। पति ने भी तो घर तो पति ने बनाया होगा, लेकिन नहीं, इस तरह के निर्णय। उसी तरह एक और निर्णय है किसी हाई कोर्ट का ही है, बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसका कहना है कि एक अपराधी था जो पॉस्को में जेल में है, मतलब जो माइनर चिल्ड्रन को सेक्सुअली ऑफेंड करते हैं, तो उसके लिए जेल में है। तो पिछले 2-3 सालों से वो आसाम की जेल में बंद है, अपने घर वालों से मिल नहीं पाया। उसके घर वाले मुंबई में रहते हैं और उसका कहना है कि हमें पुणे में शिफ्ट किया जाए, पुणे की जेल में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि जो मेरे घर वाले हैं, सगे संबंधी, वो आके हमसे मिल सकें। तो कोर्ट का ये कहना है कि भाई 2 साल तो कोरोना रहा, उसके लिए लोग नहीं मिल पाए, उस समय कुछ अड़चने थी, अब तो कोरोना भी ख़त्म हो गया, तो उसको जहाँ वो कह रहा है शिफ्ट किया जाए। और यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो जो है उनको चार्टर्ड प्लेन से शिफ्ट किया जाए। और ये ऐसा करने में जितनी भी देरी होगी तो हर दिन 10 लाख का जुर्माना जो है वो जेल अथॉरिटीज़ पे लगेगा, दोनों सरकारों पे लगेगा, महाराष्ट्र की सरकार पे और असम सरकार पे। तो इस तरह के निर्णय कोर्ट देते हैं, तो उन कोर्ट से क्या अपेक्षा रखी जाए? वो तो रोहिंग्याओं को बचाने के लिए रहेंगे ही, याकूब मेनन के लिए रात को कोर्ट खोलेंगे ही। तो सरकार को देखना है कि उनको कैसे डिपोर्ट करना है, और कानूनी अड़चने तो आती रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही उनको भेजा जाए, ये कि गलत है। अब मान लीजिए म्यांमार की सरकार कहती है कि ठीक है उनको भेजो, लेकिन हम नागरिकता नहीं देंगे, उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन और पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, भेज दो, तो उनको भेजा जाना चाहिए, क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो अवैध रूप से आए हैं, जो इलीगल हैं, उनके लिए भी पूरा लिखा पढ़ी कर जाए और लीगली उनको भेजा जाए। ये भी गलत है। अब ये सरकार को देखना है। और इस तरह से सरकार ने जो किया, हरदीप सिंह पुरी का जो ट्वीट था कि इनको ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। और यदि ऐसा होता है तो मोदी जी की विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि वो भी हरदीप सिंह पुरी बिना किसी के कहे सुने ऐसा तो कह नहीं रहे हैं। तो इससे बचना होगा। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या मैटर है, कैसे है। दिल्ली सरकार पे आरोप मढ़ा जा रहा है, और दिल्ली सरकार का भी इसमें रोल है। वो भी कह रही थी कि हाँ भाई उनको बसाना चाहिए, और उनके सेक्रेटरीज वगैरह से मीटिंग हुई थी, बात हुई थी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट इस तरह से करना कि भाई मतलब लैंडमार्क डिसीजन है, ये है वो है, तो संदेह पैदा करता है। तो सरकार को देखना है कि क्या करेंगे।
और इसी तरह चलता रहा तुष्टिकरण से लेकर तृप्तिकरण, तो नुकसान भी हो सकता है सरकार को, क्योंकि फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा कि कांग्रेस की जो सरकारें थी वो भी यही करती थी या अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं, तो अंतर नहीं रह जाएगा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।